हेलो फ्रेंड्स, दो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने कंक्लूड किए। फर्स्ट वाज परमिसिबल डिडक्शंस सेक्शन 30 टू 37। डेप्रिसिएशन के से लेके अलग अलग सेक्शंस हमने डिस्कस किए। लास्ट हमने डिस्कस किया सेक्शन 37 विच इज जनरल डिडक्शन। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फेज हमने पास कर दिया विच इज इम्परमिसिबल डिडक्शन। सर डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होंगे, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हमने लास्ट टाइम को कंक्लूड की फ्रेंड्स, 40A2 40A3। ओके फ्रेंड्स, एक और इम्परमिसिबल डिडक्शन है, बट ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये कैटेगरी में फॉलो नहीं होता है, तो उसका एक अलग सेक्शन है जो हमारे पास अवेलेबल है। इट इज फ्रेंड्स सेक्शन 43B। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, एग्जाम के लिए 3 सेक्शंस जबरदस्त, मतलब सौखा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंपॉर्टेंट। कौन सी 40A2 जो मैंने आपको पहले भी बताया, 40A3 जो मैंने आपको पहले भी बताया, एंड आज बताने जा रहा हूं इट इज सेक्शन 43B। फ्रेंड्स एक गजब इंपॉर्टेंस है इस कंटेंट का, इस सेक्शंस का, इस प्रोविजंस का हमारी एग्जामिनेशन में, इवन पर्सनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में भी फ्रेंड्स। ओके, तो ये 3 सेक्शंस एकदम चकाचक ध्यान में रख के जाने की फ्रेंड्स। चलो फर्स्ट ये क्या है एग्जैक्टली फ्रेंड्स, तो सर्टेन डिडक्शंस टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस विच इज सेक्शन 43B। फ्रेंड्स फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, आपके साथ थोड़ा याद हो तो, कि फ्रेंड्स हम पीजीबीपी में हम जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं वो कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं। सेक्शन 43B क्या कहता है पता है? आप मर्केंटाइल फॉलो करोगे, कैश फॉलो करो। 43B कहता है वी आर लीस्ट कंसर्न सर्टेन ऐसे एक्सपेंडिचर्स है जो हम यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूं फ्रेंड्स, ABC DEFGH, ABCDEFGH 8 ऐसे एक्सपेंडिचर्स है जिसका डिडक्शन आप एक्चुअल पेमेंट करोगे ना फ्रेंड्स तो ही मिलेगा। मैं रिपीट करना चाहूंगा, 8 एक्सपेंडिचर्स। आप अक्रूवल सिस्टम फॉलो करो, कैश सिस्टम फॉलो करो, मतलब मर्केंटाइल फॉलो करो, कैश फॉलो करो, वी आर एब्सोल्युटली लीस्ट कंसर्न। फर्क ही नहीं पड़ता फ्रेंड्स व्हाट इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड बाय द एसएससी। 8 एक्सपेंडिचर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका पेमेंट तुम एक्चुअल बेसिस के ऊपर करोगे तो उसका तुम क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। फ्रेंड्स ये एक्चुअल पेमेंट कब करना है, तो फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात आपको बता दूं। सेक्शन 43B हम एक्सपेंडिचर को डिस्कस करना शुरू करें उसके पहले फ्रेंड्स ये हमारा प्रीवियस ईयर 1920 होगा ना, तो इसका एक्चुअल पेमेंट आपको करना है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। इस ड्यूरेशन में कर दिया तो बेस्ट है, कोई चिंता नहीं। बट जो यहां तक आप नहीं कर पाए तो लॉ ने आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तो भी उसका डिडक्शन आप अवेल कर पाएंगे, तो भी इसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। नाउ विच आर द ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है फ्रेंड्स। टीडीएस जैसा होगा, याद आया फ्रेंड्स? टीडीएस में हमने डिस्कस किया था कि आउटसाइड इंडिया कोई भी आपने पेमेंट किया, यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया, फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया, कोई भी रेसिडेंट को पेमेंट किया फ्रेंड्स आपने, जिसका टैक्स आपने डिडक्ट नहीं किया है, डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं किया, डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो डिपॉजिट कब तक करना है? बिफोर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट। तो तब ड्यू डेट डिस्कस कर दी थी, याद हो तो फ्रेंड्स? थोड़ा क्या याद है? याद ही होगा फ्रेंड्स, 31 जुलाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो। इट इज फ्रेंड्स 30th September एंड इट वुड बी 30th November फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमारी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स है ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब ये ईयर के लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट कौन सी आएगी? 31 जुलाई 2020, 30th September 2020, 30th November 2020। यहां तक आपको पेमेंट आपने कर दिया तो भी उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इफेक्टिवली ये डेट से लेके ये डेट नहीं, ये डेट से लेके ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 1920 आप एक्चुअल पेमेंट करोगे तो उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। फ्रेंड्स तो टेक्निकली बताऊं तो ये जो 43B है, जो अलग अलग 8 एक्सपेंडिचर को कवर करता है, वो इफेक्टिवली जब आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो तो ही एप्लीकेबल होगा। कैश सिस्टम फॉलो करते हो तो आप तो एक्चुअल पेमेंट करते हो तो डिडक्शन उसका क्लेम करते हैं। आप समझे? आप एक्चुअल पेमेंट किया तो आप उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। पर फ्रेंड्स कैश बेसिस में ये रेलेवेंस कैसे क्रिएट करेगा पता है? देखो 1 अप्रैल 2019 से लेके
31 मार्च 2020 सपोज आपने कैश पेमेंट नहीं किया इस एक्सपेंडिचर का, जो 8 एक्सपेंडिचर हम डिस्कस करेंगे, बट रिटर्न फाइलिंग के पहले कर दिया, तो डिडक्शन कौन से ईयर में मिलेगा? आप समझ रहे हो फ्रेंड्स? रिटर्न फाइलिंग मतलब 31 जुलाई के पेमेंट आपने 31 जुलाई के पहले आपने पेमेंट कर दिया, 30 सितंबर के पहले आपने पेमेंट कर दिया, 30 नवंबर के पहले आपने पेमेंट कर दिया, तो फ्रेंड्स ये कौन से ईयर में पेमेंट हुआ? 2021, बट तो भी उसका डिडक्शन कौन से ईयर में क्लेम कर पाएंगे? 1920। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, समझ रहे हो बरोबर जो मैं कह रहा हूं? क्या सिस्टम फॉलो करेंगे तो भी इसका रेलेवेंस होगा, बिकॉज आप नेक्स्ट ईयर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पेमेंट करेंगे तो भी 1920 में उसका डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। एंड मर्केंटाइल सिस्टम होगा तो गजब रेलेवेंस होगा, बिकॉज मर्केंटाइल सिस्टम में तुम क्या करेंगे, वो एक्सपेंडिचर ड्यू होगा तो डिडक्शन क्लेम करेंगे, बट इफ एक्सपेंडिचर इज नॉट ड्यू उसका डिडक्शन मर्केंटाइल सिस्टम में नहीं क्लेम कर पाएंगे। आप समझे फ्रेंड्स? मर्केंटाइल सिस्टम तो क्या कहता है, एक्सपेंडिचर ड्यू डिडक्शन क्लेम करो, बट यहां पे मर्केंटाइल सिस्टम हो के कैश सिस्टम हो, 8 एक्सपेंडिचर का एक्चुअल बेसिस के ऊपर पेमेंट करो तो ही उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। बोलो रेडी? चकाचक। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे लाइफ में। कौन से ऐसा एक्सपेंडिचर है? पहले फ्रेंड्स पेमेंट की ड्यू डेट आपको बता दूं, जो हमने डिस्कस किया तो आपके मन में क्लियर हो जाए। The above sum can be paid by assessee on or before due date of furnishing return of income under 139 subsection 1 in respect of previous year in which liability to pay such sum was incurred and the evidence of such payment is furnished by assessee along with return of income। पर फ्रेंड्स अभी इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न हो चुके हैं तो ऐसा कोई एविडेंस फर्निश करने की जरूरत एज सच नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट कौन सी, जो मैंने आपको पहले भी बता दी, इट इज फ्रेंड्स 31 जुलाई। आप लिख दो फ्रेंड्स यहाँ पे, इट इज 30 सितंबर, लास्ट में आने वाला है इट वुड बी फ्रेंड्स 30 नवंबर। तो इस दिन के ये दिन के पहले और इस दिन तक आपने पेमेंट कर दिया तो भी 1920 में आप उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। चलो आगे देखो फ्रेंड्स, any sum payable means a sum for which assessee incurred liability in previous year even though such sum might not have been payable within that year under the relevant law। सिंपल वर्ड्स में इतना समझो कि वो आपकी लायबिलिटी थी एंड आपने उसका पेमेंट किया, एक्चुअल बेसिस के ऊपर आपने उसका पेमेंट किया, तो उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। एग्जांपल देखिए उसके पहले फ्रेंड्स, ऐसे कौन से 8 नमूने एक्सपेंडिचर है, पता चला स्पेशली हुए ना फ्रेंड्स, नमूने जैसे एक्सपेंडिचर जिसका एक्चुअल पेमेंट करो एंड उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। फर्स्ट आप चेक करो, the following sums are allowed as deduction only on the basis of actual payment within the time limit specified in 43B। what is time limit? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले और इवन अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फर्स्ट आप चेक करो फ्रेंड्स, एनी सम पेएबल बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेज, फीस। फ्रेंड्स देखो, इनकम टैक्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला, डिसअलाउंस हमने कंसीडर कर लिया कि इनकम टैक्स, उसका इंटरेस्ट, उसकी पेनल्टी नॉट अलाउड एज व्हाट? डिडक्शन। बट जीएसटी का डिडक्शन मिलेगा, यस। चलो, और कोई टैक्स, एग्जांपल के तौर पे आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसका म्युनिसिपल टैक्स होगा जिसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ओके, तो ऐसे कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेज, फीस जो गवर्नमेंट को आपको पे करनी है बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब कोई भी लॉ में जो आपको टैक्स, ड्यूटी, सेज, फीस का पेमेंट करना पड़ता है, उसका फ्रेंड्स आप अक्रूवल बेसिस के ऊपर आपको पेमेंट आ गया तो उसका डिडक्शन आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। आपका पेमेंट ड्यू हो गया, टैक्स ड्यूज हो गए, उसके बेसिस का ऊपर आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, उसका एक्चुअल पेमेंट करो तब जाकर उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। डन। तो ध्यान से, टैक्स, ड्यूटी, सेज, फीस ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका आप एक्चुअल पेमेंट करो, अब उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। रेडी? चकाचक। चलो नंबर 2 चेक करो, एनी सम पेएबल बाय असेसी। गजब पॉइंट है, ध्यान से। बाद में कंक्लूजन बताता हूं कैसे याद रखने का, बहुत सिंपल है याद रखने का, बट अभी इतना समझो, एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। एनी सम पेएबल बाय असेसी एज अ एम्प्लॉयर by way of contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, any other fund for welfare of what? Employees। जैसा बोल सकते हैं, employers contribution towards staff welfare fund। अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर फंड के लिए कोई भी एम्प्लॉयर एक्चुअल बेसिस के ऊपर कंट्रीब्यूशन करेगा, उसका क्या क्लेम कर पाएगा? डिडक्शन। जो फ्रेंड्स एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ, देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो स्कोप ऑफ डिडक्शन। आप उसका एक्चुअल पेमेंट को रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले, तो उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। ओके, तो फर्स्ट वाज टैक्स, ड्यूटी, सेज, फीस। सेकंड वाज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर फंड, तब जाकर उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। नेक्स्ट आप चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट, बोनस, कमीशन। जब फ्रेंड्स बोनस डिस्कस किया था ना परमिसिबल डिडक्शन में, तब रेफरेंस दिया था 43B। आपके पास नोट्स होगा, एक बार चेक करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेफरेंस दिया था 43B, ये रहा रेफरेंस उसका, जिसका एक्चुअल पेमेंट करो। बोनस का आप लालच देते हो एम्प्लॉय को, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, आप उसको अक्रूवल बेसिस के ऊपर डेबिट भी कर दो, डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उसका
एक्चुअल पेमेंट नहीं करोगे डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा। फॉर सर्विसेज रेंडर्ड पेबल टू एम्प्लॉइज, तो मतलब बोनस कमीशन इज दिस नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर जिसका आप एक्चुअल बेसिस के ऊपर पेमेंट करोगे तब जब उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। 3 पेमेंट, नंबर 1 टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस, नंबर 2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर फंड एंड थर्ड वुड बी व्हाट, बोनस कमीशन। डन। नेक्स्ट आप चेक करो नंबर डी। 3 चीज इंटरेस्ट के बारे में फोकस करेगी फ्रेंड्स। एनी सम पेबल बाय असेसी एज अ इंटरेस्ट on loan or borrowing from any public financial institution, state financial corporation, state industrial investment corporation। 3 जगह से आपने लोन लिया है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो यहां से जब आप लोन लेते हो तो उसका रूटीन बेसिस के ऊपर आपको ईएमआई जो भी पेमेंट होता होगा उसमें इंटरेस्ट फैक्टर होगा जिसका आप एक्चुअल पेमेंट करोगे रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले, उसका आप यहां पे क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। चकाचक समझ में आया फ्रेंड्स। इंटरेस्ट का आप एक्चुअल पेमेंट करो एंड वो उसका आप क्या क्लेम कर पाएंगे यहाँ पे, डिडक्शन। नेक्स्ट वापस एक बार इंटरेस्ट के बारे में, अमेंडमेंट है, ध्यान रखना है, सो हाईलाइट किया है। एनी सम पेबल बाय असेसी एज अ इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग फ्रॉम अ डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, फ्रेंड्स बजाज फाइनेंस, इट इज डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी बैंक नहीं है बट आपको जरूरत पड़े तो कंज्यूमर लोन, होम लोन वगैरह वगैरह देती होगी, तो डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट गवर्निंग सच लोन और बोरोइंग्स। सिंपल वर्ड्स में आप इतना समझो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है उसको आप एक्चुअल बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तब जब उसका क्या क्लेम कर पाएंगे आप, डिडक्शन। डन, चकाचक, रेडी। मतलब इंटरेस्ट अक्रू हो गया, डिडक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, इसको आप एक्चुअल बेसिस के ऊपर पे करो फ्रेंड्स तब जाकर उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। नेक्स्ट चेक करो वापस एक बार इंटरेस्ट 3 इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और एडवांस फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। सिंपल वर्ड में वापस एक बार इंटरेस्ट फैक्टर, कहां से लोन लेनी है आपको, शेड्यूल्ड बैंक से लोन लेनी है, कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेनी है, बट वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी नहीं होगी। तो यहां पे एक्चुअल बेसिस के ऊपर कौन कवर्ड, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कवर्ड ना, क्या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक कवर्ड ना, तो उसके अलावा कोई भी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होगी, सॉरी उसके अलावा कोई भी कोऑपरेटिव बैंक होगी, उसके अलावा कोई भी शेड्यूल्ड बैंक होगी जिससे आपने लोन लेके रखा है, उसका आप एक्चुअल बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, उसका आप क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। फ्रेंड्स एकेडमिक पर्पज से ना इंटरेस्ट इतना ध्यान में रखोगे तो चलेगा फ्रेंड्स, ओके। कुछ खास चिंता करने की जरूरत नहीं, मतलब ये अगले दिन एग्जाम के ये सब याद रखने के लिए जाओ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स, ओके। हम डिस्कस 110% कर रहे हैं बट बिफोर डे ऑफ एग्जामिनेशन इसकी चिंता करके, इसको फोकस करके इतना मगज में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा एनी सम पेड बाय असेसी एज अ एम्प्लॉयर इन लीव ऑफ अर्न्ड लीव ऑफ हिज एम्प्लॉय। फ्रेंड्स ऐसा बोल सकते हैं, लीव सैलरी जो मैंने एम्प्लॉय को पे की, लीव सैलरी, उसका हम यहां पे क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन, बट एक्चुअल बेसिस के ऊपर पेमेंट करना पड़ेगा, अक्रूवल बेसिस के ऊपर उसका डिडक्शन में क्लेम कर पाऊंगा नहीं। एंड फ्रेंड्स लास्ट में ऐसा बोलता हूं, चुप गाड़ी, अब चेक करो, एनी सम पेबल टू बाय असेसी टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे असेट्स। तो रेलवे असेट को आपने यूज किया है, उसके लिए इंडियन रेलवेज को आपका कुछ पेमेंट बनता है, तो उसके लिए जब आप उसका एक्चुअल पेमेंट करोगे तो उसका आप क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। बोलो क्लियर, चकाचक, रेडी। तो फ्रेंड्स ध्यान में ऐसा रखना है आपको, 3 इंटरेस्ट है, 2 चीज आपने एम्प्लॉई को पे की है, नंबर 1 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम, लीव सैलरी, 3 इंटरेस्ट, 2 एम्प्लॉय की बात हो रही है, 1 छुक गाड़ी, 1 गवर्नमेंट। ऐसे याद रखना है फ्रेंड्स आपको, 3 पेमेंट इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट सेकंड वाला इंटरेस्ट याद रखने का, डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये नाम याद रखने का, इंटरेस्ट एक्चुअल बेसिस के ऊपर पे करो, डिडक्शन मिलने वाला है। 2 एम्प्लॉई को आपने पेमेंट की है, फर्स्ट इज फ्रेंड्स बोनस कमीशन, मतलब ये की हुआ, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर फंड, तो उसका एक्चुअल बेसिस के ऊपर पेमेंट करोगे, उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, एक गवर्नमेंट को पेमेंट है, टैक्स ड्यूटी सेज फीस, एंड लास्ट होगा चुप गाड़ी, मतलब इंडियन रेलवे को रेलवे असेट्स को यूज करने के लिए आपने जो भी पेमेंट किया उसका एक्चुअल पेमेंट करो ना, तो उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन।
बोलो कोई तकलीफ फ्रेंड्स? आई थिंक यू आर गेटिंग 110% व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ओके, 8 ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिसका एक्चुअल बेसिस के ऊपर पेमेंट करो, डिडक्शन आपका। एक बार बोलते हैं ना, हाँ बोलना ही है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। सेकंड वाला याद रखने का अमेंडमेंट है, डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नंबर 2 आएगा, दो एम्प्लॉय को पेमेंट की है, लीव सैलरी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर फंड, गवर्नमेंट के लिए पेमेंट, टैक्स ड्यूटी, सेल्स फीस। लास्ट आएगा छुक छुक गाड़ी। तो ये आप एक्चुअल बेसिस के ऊपर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर देंगे, डिडक्शन आपका। छोटा सा एग्जांपल है एक्सक्लूसिवली आपके लिए। असेसी मे कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020। तो मार्च 20 के लिए जीएसटी का कलेक्शन किया है। However, in respect of such collection, he may have to discharge the liability only within 20th April 2020। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि मार्च का हमारा जो भी टाइम ऑफ सप्लाई आया होगा उसका आपको डिपॉजिट कब तक करना है? इट इज फ्रेंड्स 20th अप्रैल तक आपको उसको डिपॉजिट कर देना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो 20th अप्रैल डेट है जहां तक आपको उसका एक्चुअल डिपॉजिट कर देना होगा, ड्यू डेट है फ्रेंड्स। The explanation covers this type of liability also। मतलब ऊपर का जो हमारा प्रोग्राम है पूरा इस लायबिलिटी को भी कवर हो जाएगा। Consequently, if SEC following accrual method of accounting has created provision in respect of such liability, the same is not deductible unless remitted within the due date specified in this section। मतलब ये पेमेंट भी आपको कब तक डिपॉजिट कर देना पड़ेगा? ये डिपॉजिट कर देना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले। सपोज आपने यहां तक नहीं किया तो की बात है, यहां तक कर दिया तो बेस्ट है, कोई चिंता नहीं है। फ्रेंड्स ये एग्जांपल क्यों लिया पता है? बिकॉज आपकी लायबिलिटी मार्च महीने की थी, भले 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 उसको आपको 20 अप्रैल को डिस्पोज ऑफ करना था। अब समझो बराबर, थोड़ा टेक्निकल है। आपकी लायबिलिटी, आपका जीएसटी कलेक्शन मार्च महीने का था, which you need to remit to government। हाँ, भले एज पर द एक्ट ऑफ जीएसटी आपकी लायबिलिटी 20 अप्रैल को अक्रू होती हो, आपकी गवर्नमेंट को पेमेंट करने की लायबिलिटी भले शायद 20 अप्रैल को आती हो, पर अपने कलेक्शन कौन से महीने में कर दिया? इट इज मार्च। मतलब ये 1920 में फॉलो किया, सो उसका एक्चुअल पेमेंट करेंगे रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले, तो उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ऐसा हाउस प्रॉपर्टी में आता है। वापस एक बार यहां पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं फ्रेंड्स आपको। देखो हुआ ऐसा कि फ्रेंड्स मेरा लोन था प्लस इंटरेस्ट था, बराबर समझने का ट्राई करना। लोन थी 100 रुपीज की, इंटरेस्ट था 20 रुपीज का। मैंने फ्रेंड्स कुछ पे नहीं किया, इंटेंशन नहीं था, ऐसा सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मैं पे नहीं कर सका। तो बैंक के साथ मैंने बैठ के कुछ इसका रिस्ट्रक्चरिंग करवाया एंड मैंने 120 को एक नई लोन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये जो 20 है, 100 का तो कंटिन्यूएशन में रहेगा, पर ये 20 को मैंने नई लोन में कन्वर्ट कर दिया। तो नाउ आई हैव 2 लोन, टोटल 120। 100 इज ओरिजिनल लोन, 20 इज अनदर लोन विच इज इंटरेस्ट फैक्टर कन्वर्टेड इनटू लोन। बोलो इंटरेस्ट का तो पेमेंट हो गया, ये डिडक्शन मेरा ना, इसका एक्चुअल पेमेंट थोड़ी हुआ है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन कैन नॉट बी टर्म टू बी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सो इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। हाँ, पर जब इसका एक्चुअल पेमेंट करेंगे तो उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। पता चला फ्रेंड्स? एग्जैक्टली चेक करो। कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन और बोरोइंग और एडवांस पेबल इन एनी अदर मैनर। चेक करो। एक्सप्लेनेशन clarifies that if any sum payable by SEC as interest on any such loan or borrowing or advance referred to in D, E, F, तीनों तीन इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, चेक करना है। D पॉइंट, E पॉइंट, F पॉइंट बात कर रहे थे इंटरेस्ट। वेरी गुड, चलो आगे चेक करो फ्रेंड्स। अबव इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू लोन और बोरोइंग और एडवांस। मतलब ये आपका जो भी इंटरेस्ट फैक्टर उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया, बोरोइंग्स में कन्वर्ट कर दिया, एडवांस में कन्वर्ट कर दिया। तो इंटरेस्ट सो कन्वर्टेड and the interest so converted and not actually paid, friends, it is obviously not actually paid, shall not be deemed as actual payment and hence would not be allowed as what? Deduction। इसका आप नहीं क्लेम कर पाएंगे डिडक्शन, बिकॉज ये इंटरेस्ट का तो खाली नए लोन में कन्वर्जन हुआ है। जब आप उसका डेफिनेटली एक्चुअल पेमेंट करोगे, इसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। बोलो क्लियर? डन। 8 पेमेंट्स। एक बार बोल दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। इंटरेस्ट। आगे बोलो। 2 एम्प्लॉय के बारे में, बोनस कमीशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर फंड, एक गवर्नमेंट को पेमेंट, टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस, एक छुक गाड़ी। जो भी आपका ये पेमेंट हमारे ईयर में अक्रू होता है उसका एक्चुअल पेमेंट करो, आपका क्या हो जाएगा? डिडक्शन। रेडी? चकाचक। चलो छोटा सा क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली आपके लिए। वीडियो यहां पे पॉज, वीडियो यहां पे भी पॉज, एंड दोनों को साथ में कंसिडर करते हुए इस क्वेश्चन को आप डिस्कस करेंगे शांति से, पहले खुद से, बाद में ही, पक्का प्रॉमिस, बाद में ही आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स।
चलो फ्रेंड्स, ट्राई कर लिया क्वेश्चन, मैं ट्राई करता हूँ। मिस्टर हरी इंडिविजुअल है, कैरिड ऑन बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी लाइक पैडी, व्हीट एक्सेट्रा। He borrowed loans from Andhra Pradesh State Financial Corporation and Indian Bank, has not paid interest as detailed hereunder। बोलो, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया। आंध्र प्रदेश बैंक से 15 लाख रुपए का, इंडियन बैंक से 30 लाख रुपए का। ओके, बोथ APSFC एंड इंडियन बैंक while restructuring the loan facilities of Hari, तो बैंक ने रिस्ट्रक्चर कर दिया लोन फ्रेंड्स ड्यूरिंग ईयर 1920, कन्वर्टेड द अबव इंटरेस्ट पेएबल बाय हरी टू देम एज लोन रीपेएबल इन 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो बैंक ने क्या किया कि 15 लाख रुपए का चलो तुम्हारा इंटरेस्ट है, 30 लाख रुपए का तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसको हम लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, बट उसका रीपेमेंट कैसे करने का, इन 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, मीनिंग देयर बाय जो 15 लाख रुपए का हमारा टोटल इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय 60 कर दो, तो अकॉर्डिंगली 25,000 का ईएमआई आपका पर मंथ आएगा, इस इंटरेस्ट का जो हमने लोन कन्वर्जन किया उसमें फ्रेंड्स। डन। तो देखो आंसर हम डेवलप करें इस चीज का। तो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल, उसमें फर्स्ट बैंक से आपकी लोन है, सेकंड बैंक से आपकी लोन है। फर्स्ट बैंक से लोन की अमाउंट आप चेक करो 15 लाख रुपीज की है, 30 लाख रुपीज की सेकंड बैंक से लोन है, तो 15 लाख रुपीज यहाँ पे मेंशन कर दो फ्रेंड्स, 30 लाख रुपीज यहाँ पे मेंशन कर दो। कितने इंस्टॉलमेंट्स बैंक ने अलाउ किए फ्रेंड्स, इंस्टॉलमेंट्स थे वो कितने नंबर्स के थे, 60 इंस्टॉलमेंट्स बैंक ने अलाउ किए थे। ओके, तो फ्रेंड्स ये 60 इंस्टॉलमेंट्स, ये भी 60 इंस्टॉलमेंट्स। चलो लाइफ में आगे बढ़ो। ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 20, हरी पेड 5 इंस्टॉलमेंट्स टू फर्स्ट बैंक एंड 3 इंस्टॉलमेंट टू सेकंड बैंक। ओके, 5 फर्स्ट को पे किया, 3rd सेकंड को पे किया। तो फ्रेंड्स आप चेक करो इंफॉर्मेशन से, पेड इंस्टॉलमेंट्स कौन से थे। पहले इंस्टॉलमेंट अमाउंट हम आइडेंटिफाई कर ले फ्रेंड्स। ओके, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमको आइडेंटिफाई करनी होगी कि कितनी एग्जैक्ट हमारी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होगी। चलो फर्स्ट केस में क्या होगा फ्रेंड्स, इट वुड बी 15 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, इट वुड बी फ्रेंड्स 25,000 ऑफ रुपीज, एंड सेकंड में 30 लाख डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, इट वुड बी फ्रेंड्स 50,000 ऑफ रुपीज। ओके, चलो हमने कितने इंस्टॉलमेंट्स पे किए, फर्स्ट बैंक को, सेकंड बैंक को, पेड मतलब देखो पहले ये नंबर 1 समझ लो, ये कन्वर्जन जो हुआ ना फ्रेंड्स, ये 15 लाख के इंटरेस्ट का, 30 लाख के इंटरेस्ट का जो लोन में कन्वर्जन हुआ वो तो रिपेमेंट नहीं मानेंगे, दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। वो तो हमारे में क्लिस्टर क्लियर हो चुका है। हमने पे कितने की इंस्टॉलमेंट, हाँ उसका डेफिनेटली डिडक्शन क्लेम कर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बैंक को 5, सेकंड बैंक को 3। ओके, फर्स्ट बैंक को 5, सेकंड बैंक को 3। यहाँ पे 25,000 का आपका ईएमआई था, यहाँ पे आपका 50,000 रुपीज का ईएमआई था। चलो एक बार कंप्यूट कर लेते हैं, 25,000 इंटू 5 कर लेंगे, इट वुड बी 1,25,000 का आपका पेमेंट हो गया फ्रेंड्स। एंड सेकंड केस में इट वुड बी 50,000 इंटू 3, 1,50,000 का आपका ये हो गया। तो एज पर सेक्शन 43B आप कितने डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, 1,25,000 प्लस 1,50,000 कम्स टू व्हाट, 2,75,000, इतना आपका डिडक्शन होना चाहिए। ओके, चलो हमको कंप्यूट क्या करना है क्वेश्चन में। हरी क्लेम्ड दैट एंटायर इंटरेस्ट ऑफ 45 lakhs, कैसे आया, 15 lakhs प्लस 30 lakhs 45 lakhs एज एन एक्सपेंडिचर, पूरा क्लेम कर दिया एज एन एक्सपेंडिचर while computing income from business of purchase and sale of agricultural commodities। तो उसने पूरा इंटरेस्ट बोलो एज ए डिडक्शन क्लेम कर दिया। डिस्कस वेदर हिज क्लेम इज वैलिड एंड इफ नॉट, मतलब देखो आगे का वैलिड नहीं ही होगा तब जाके आगे पूछेंगे इफ नॉट व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी अलाउेबल। तो देखो उसका जो पूरा डेटा से इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम करने की बात है वो नॉट बरोबर है, वो प्रॉपर नहीं है। हाँ बट उसने डेफिनेटली जितना इंटरेस्ट का पेमेंट किया है इन टोटल 2,75,000 का, उसका डेफिनेटली बेसिस के ऊपर वो क्या क्लेम कर पाएगा, डिडक्शन। बोलो क्लियर है फ्रेंड्स, आगे बढ़े लाइफ में। ओके, तो 43B के इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बाद आज का हमारा सेकंड फोकस होगा, इट इज फ्रेंड्स प्रिजम्पटिव इनकम।
ये भी फ्रेंड्स एग्जाम में चमकने के ब्राइटेस्ट चांसेस है, बहुत 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 ब्राइट चांसेस है इस पर्टिकुलर चीज को पूछने के, विच इज प्रिजम्पटिव इनकम। फ्रेंड्स 3 सेक्शन है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सर ये क्या है, उसको हम सेक्शंस के थ्रू डिस्कस करेंगे तो बेटर पता चलेगा। फ्रेंड्स 44AD 44AD या 44A हमारे प्रिजम्पटिव इनकम के ये सेक्शन है, प्रोविजन है। इतने हमारे सीए इंटरमीडिएट में है, बाद में आगे और 2 सेक्शन है जो सीए फाइनल में भी हम कवर करेंगे। ओके, तो ये प्रिजम्पटिव इनकम एग्जैक्टली क्या है उसका डिस्कशन हम शुरू करते हैं। 44AD बहुत इंपॉर्टेंट, जबरदस्त ध्यान से अभी देखो फ्रेंड्स, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स है, छोटे छोटे बिजनेसमैन है जिनका टर्नओवर इतना ज्यादा नहीं है, दैट इज अप टू 2 करोड़ है प्रिसाइजली बोलूं तो गवर्नमेंट उनके लिए फ्रेंड्स स्कीम लेके आई कि वो क्या करें, अपने टर्नओवर का एक फिक्स्ड परसेंटेज, लेट अस से 8%, 7 के बाद 9 के पहले 8% कंप्यूट करें। सपोज मेरा टर्नओवर लेट अस से 1.5 करोड़ है, तो फ्रेंड्स लेट अस से उसका 8% आप कैलकुलेट कर दो, वो आपकी इनकम। क्या डिसअलावेंसेस ने, क्या अलावेंसेस ने, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के कोई माथाकूट नहीं, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर। देखो फ्रेंड्स, ये प्रोविजंस बरोबर हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली हम कर ही रहे हैं इन डेप्थ, बट फ्रेंड्स ये छोटे छोटे एसएससी के लिए इतना रेलेवेंस नहीं रखता फ्रेंड्स। ये आप समझे, वो छोटा छोटा एसएससी बेचारा इनकम टैक्स के प्रोविजंस के ऊपर फोकस करे कि बेचारा अपना बिजनेस करे, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की कॉस्ट थोड़ी ऑब्वियसली मतलब हर एक केस में ऑलवेज उसको अफोर्डेबल होगी। तो गवर्नमेंट एक सुपर डुपर स्कीम क्या लेके आई कि काम करो, आपका टर्नओवर है लेट अस से 1 करोड़ 50 लाख जो हमने डिस्कस किया, उसका 8% तुम्हारी इनकम, उसके ऊपर का टैक्स का तुम पेमेंट तुम कर दो, स्टोरी वहां पे खत्म। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, एकदम सिंपल स्टोरी। तुम्हारा टर्नओवर इंटू 8% तुम्हारी इनकम, उसके ऊपर का टैक्स, और आओ जो बाय बाय टाटा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स पता है, गवर्नमेंट का जो टैक्स पेमेंट करने के लिए असेसिस जो नंबर ऑफ होंगे ना, उसका बेस वाइडन होगा, उसका बेस धीरे धीरे इंक्रीज होगा। मैं क्या सोचूं कि चलो मुझे ना कोई ये डिसअलाउंसेस को कंसीडर करने की जरूरत है, ना कोई अलाउंसेस को कंसीडर करने की जरूरत है, ना और कोई इनकम टैक्स की मुझे माथा कुट होगी, सिंपल मेरे टर्नओवर का 8% का इनकम, स्टोरी वहां पे एंड डन। तो उस इंटेंशन से हमारे पास ऐसे अलग अलग 3 सेक्शन से 3 प्रोविजन है जिसमें अलग अलग बिजनेस के ऊपर अलग अलग प्रिजम्पटिव रेट्स, प्रिजम्पटिव इनकम हमने मानी है फ्रेंड्स। देखो नाम क्या है, प्रिजम्पटिव इनकम। आपकी एक्चुअल इनकम हम कंप्यूट नहीं करेंगे, हम प्रिज्यूम करेंगे कि आपकी इनकम है, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर तुम टैक्स का पेमेंट कर दो, एंड अकॉर्डिंगली तुम्हारा ये इनकम टैक्स का प्रोविजन फुल, मतलब इनकम टैक्स पूरा तुमने जो भी कंप्यूटेशन किया वो परफेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। डन, चेक करो पहले 44AD, जबरदस्त इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तो फ्रेंड्स गजब रेलेवेंट, अकॉर्डिंगली आपका ध्यान होना चाहिए। स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। तो जनरली बिजनेस वालों को ये एप्लीकेबल होगा। कौन सा एलिजिबल बिजनेस है जिसको ये बेनिफिट अवेलेबल होगा 44AD का, अब चेक करो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर 44AD कवर्स ऑल स्मॉल बिजनेसेस, जो मैंने डिस्कस किया, whose total turnover gross receipts are up to what 2 करोड़। मतलब पहली रिक्वायरमेंट आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ होना चाहिए, तब जाके ये बेनिफिट आपको अवेलेबल होगा। जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ को क्रॉस कर देता है तो आपको रियल इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी, क्या क्या डिडक्शंस के डिसअलावेंसेस, क्या क्या अलावेंसेस, ये सारा डिस्कशन, ये सारा पूरा आपको इनकम टैक्स एक बार रिफर कर लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो एंड आपकी इनकम का कैलकुलेशन होगा, ऑब्वियसली ऐसे खुद से ना करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके ये सारा कैलकुलेशन करवाएगा। बट जो इनकम जो आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, स्टोरी बहुत सिंपल। ओके, क्या करना है फ्रेंड्स, 2 करोड़ तक हो तो पहले रेट आपको बता दूं, प्रिजम्पटिव रेट ऑफ टैक्सेशन। जो आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है तो क्या करने का, योर प्रिजम्पटिव रेट इज 8% ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स, ये आपकी इनकम, ये आपकी इनकम। एग्जांपल ले ही लेते हैं, कंसीडर कर ही लेते हैं। सपोज आपका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख है, तो फ्रेंड्स आपकी इनकम कितनी, लोग कहता है इनकम अंडर सेक्शन 44AD विच इज प्रिजम्पटिव इनकम 1 करोड़ 50 लाख का हम करेंगे 8%, इट वुड बी व्हाट 12 lakhs ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स ये 12 lakhs क्या आ गई आपकी इनकम, जिसके ऊपर आपको क्या पेमेंट करना होगा, टैक्स का। डन, बट इसमें गवर्नमेंट ने आपको कंसेशन दिया, बेनिफिट दिया। क्या बेनिफिट दिया, रेट कर दिया 6% है, 2% से कम कर दिया। हाँ, कब, जब आप जो पैसा रिसीव कर रहे हो, आपने सेल्स किया तो आपने पैसा रिसीव किया, वो अकाउंट पे चेक के थ्रू है, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के थ्रू है, यूज ऑफ ECS है। ओके, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर 139 सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में आपने सेल किया, उसका जो भी पैसा आपने रिसीव किया
वो आइदर 1920 में और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले कौन से मोड से रिसीव किया, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ईसीएस, तो आपका वो जो सेल्स है उसका 6% वुड बी रिगार्डेड एज व्हाट, अवर प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD। इससे क्या होगा पता है, बिजनेसमैन कैश सेल कर रहे होंगे ना, उससे ज्यादा वो प्रमोट होंगे टू डू व्हाट, बैंक से सेल, मतलब जो भी पैसा रिसीव करेंगे वो चेक के थ्रू रिसीव करने का ट्राई करेंगे, वो ईसीएस के थ्रू रिसीव करने का ट्राई करेंगे, वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से रिसीव करने का ट्राई करेंगे, जिससे उनकी इनकम के ऊपर कम उनको टैक्स का पेमेंट करना पड़े फ्रेंड्स ना, एंड सब कुछ एकदम रेगुलाइज हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए। जो ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन है उसको रिड्यूस करने का गवर्नमेंट ने ट्राई किया प्रमोशन देके कि आपका 8% का 6% विल बी योर प्रिजम्पटिव रेट डन। तो फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि ये 1 करोड़ 50 लाख में से आपका सेल्स जो है वो लेट अस से 1 करोड़ रुपीस का सेल आप समझो कि बैंक से था, एंड जो आपका 50 लाख का सेल था तो वो कैश से था, तो 50 लाख के ऊपर 8% एप्लीकेबल होगा जो कैश से रिसीव किया था, एंड 1 करोड़ के ऊपर 6% एप्लीकेबल होगा जो बैंक से था। अकॉर्डिंगली डिवीजन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, बोलो डन। ओके, तो ये फ्रेंड्स हमारा हो गया एक दो बेसिक बात है। जो आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीस का है तो फ्रेंड्स आपका जो भी टर्नओवर है उसका 8 और 6% जैसे केस में भी 8 का जनरली 8% अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ईसीएस होगा तो योर रेट वुड बी व्हाट 6%। तो फ्रेंड्स ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रिजम्पटिव इनकम। ओके, अभी दो एक्सेप्शन, एक्सेप्ट बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरियर, ये आगे एक जगह पे आया था, बताऊं कहां पे, 48(3). कैश की लिमिट कितनी हो जाएगी 35,000, जनरल लिमिट कितनी है 10,000, बट इफ इट इज पेमेंट फॉर हायरिंग, लीजिंग, अप्लाइंग गुड्स कैरियर्स तो लिमिट कितनी हो जाएगी 35,000, एंड विच इज कवर्ड बाय व्हाट 44AE, जो हम डिस्कस करेंगे हमारे इंटरमीडिएट में इसका डिस्कशन है, विच इज 44A, मतलब इट इज गुड्स कैरियर्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये गुड्स कैरियर्स के लिए अलग प्रोविजंस है, तो उसको यहाँ पे मिक्सअप मत करना, इसको अलग से हम डिस्कशन करेंगे, 44A का अलग से डिस्कशन होगा, एडी के साथ उसका मिक्सचर करने की जरूरत नहीं है। चलो, आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है एंड ये एक्सेप्ट 44A, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। कौन से असेसी एलिजिबल होंगे फॉर दिस प्रिजम्पटिव इनकम, फर्स्ट आप चेक कर सकते हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, HUF एंड पार्टनरशिप्स। फ्रेंड्स खाली 3 लोगों को बेनिफिट लेटर से ग्रांट कर दिया, फर्स्ट इज इंडिविजुअल, देन इज HUF, देन इज व्हाट पार्टनरशिप फर्म। फ्रेंड्स जनरली ऐसा होता है कि जहां जहां पे हम पार्टनरशिप फर्म वर्ड को इस्तेमाल करते हैं वहां पे LLP इंक्लूसिव ही होता है, उसमें इंक्लूड कर ही देते हैं, बट ये सेक्शन ऐसी है 44AD जहां पे हम पार्टनरशिप फर्म को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स हमको। एंड उन्होंने कुछ बेनिफिट नहीं क्लेम किया होना चाहिए, who has not claimed deduction under any of sections of 10AA, मतलब 10AA का डिडक्शन उन्होंने नहीं क्लेम किया होना चाहिए, और डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6 है अंडर हेडिंग C, which is deduction in respect of certain incomes, मतलब जो डिडक्शंस का चैप्टर C है वो डिडक्शन का बेनिफिट उन्होंने नहीं क्लेम किया होना चाहिए, तब जाकर ये 8% 6% वाला बेनिफिट अवेलेबल होगा इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर वुड बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो फ्रेंड्स दो चीज हमको ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर 1, असेसी कौन से होंगे यहाँ पे जिसको डिडक्शन का बेनिफिट अवेलेबल है, विच इज इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग LLP, बट जिसने 10AA का बेनिफिट नहीं क्लेम किया है, डिडक्शन का चैप्टर C विच इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सडन इनकम्स का बेनिफिट नहीं क्लेम किया है, वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन। मैंने बेनिफिट आपको बता दिया, इट इज 8% 6% ऑफ योर टर्नओवर और ग्रॉस रेसिप्ट्स। ओके, अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसा आता है कि चलो सपोज मेरा टर्नओवर था एग्जांपल के तौर पे 1 करोड़ 50 लाख रुपीज, इस एग्जांपल के साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे। सपोज मेरा टर्नओवर था लेट अस से 1 करोड़ 50 लाख। ओके, सारा एग्जांपल के तौर पे कैश सेल था, कैश काउंटर है रिटेल सेलरों में, तो जनरली मेरा कैश काउंटर होगा, तो मेरा 8% जो मैंने कंप्यूट किया इट इज रुपीज 12 लाख। ये 12 लाख एज पर 44AD प्रिजम्पटिव आया, तो ये हमारा 8% के हिसाब से 12 लाख रुपीज हमारा फाइनल अमाउंट आई। बट फ्रेंड्स मेरी तुम एक्चुअल इनकम देखो ना तो इट इज 20 लाख रुपीज, मैंने खुद से नेट प्रॉफिट कंप्यूट किया ना तो इट इज 20 लाख रुपीज। बोलो कौन से अमाउंट के ऊपर मुझे इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आएगी, 12 लाख के 20 लाख। क्वेश्चन पता चला, माय प्रिजम्पटिव इनकम एज पर 44AD इज 8%, इसके हिसाब से 12 लाख रुपीज। बट सपोज मैंने नॉर्मल बेसिस के ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया, वो तो 20 लाख रुपीज आया, तो चेक करो। However, assessee can declare in his return of income
an amount higher than presumptive income so calculated claim to have been actually earned by him। मतलब वो चाहे तो 12 lakhs का 20 lakhs भी शो कर सकता है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, वो चाहे तो 12 lakhs का 20 lakhs भी शो कर सकता है। तो फ्रेंड्स 8% के हिसाब से 12 lakhs मेरा आता है एंड एक्चुअल मेरा 20 lakhs आता है, तो मुझे फाइनली कौन से अमाउंट के ऊपर इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आएगी? फाइनली ऑन व्हाट अमाउंट आई विल बी लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस? बोलो 12 lakhs होगा कि 20 lakhs होगा? बोलो फ्रेंड्स, क्या कहना है आपका? देखो फ्रेंड्स, 44AD क्या कहता है? 12 lakhs इज योर इनकम, 1 crore 50 lakhs इज योर टर्नओवर, उसका 8% 12 lakhs इज योर इनकम, जैसा हमने डिस्क्लोज किया, कंप्यूटेशन किया। बट आप चाहो तो ऑप्शन है, कोई मैंडेटरी नहीं, कोई फोर्स नहीं, आप चाहो तो उससे ज्यादा इनकम, हमारे एग्जांपल में 20 lakhs रिटर्न ऑफ इनकम में डिस्क्लोज करके उसके ऊपर आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। सर कोई 12 lakhs की इनकम का 20 lakhs थोड़ी शो करे। मैं अग्री करता हूं फ्रेंड्स आपके साथ एब्सोल्युटली, बट तो मुझे ज्यादा दिखाना है, मैं दिखा सकता हूं। लोग कहते हैं दिखाओ, हमको क्या फर्क पड़ता है? पता चला मैं आपको होमवर्क देता हूं 5 क्वेश्चन का, बट सर आप कहते हो, अरे सर मतलब आप कहते हो मुझे सर हमको तो 50 क्वेश्चन को करने ही है, सॉल्व करना है। मेरे को करो, हमको क्या दिक्कत है और मुझे क्या दिक्कत है? 5 क्वेश्चन मैंडेटरी करने हैं, 5 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। आप चाहो तो 50 क्वेश्चन भी करो, हमको क्या फर्क पड़ता है? गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा है फ्रेंड्स। तो ये 12 lakhs तो इनकम मिनिमम डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट था फ्रेंड्स हमारे पास, जिसका भी टर्नओवर अप टू 2 crore होगा उसके पास लेटर से वो मतलब वो इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए एंड डिडक्शन 10AA का के चैप्टर सी का नहीं क्लेम करता होना चाहिए। तो 8% उसकी मिनिमम इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल टर्नओवर, एंड जो आपने अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, लेटर से यूज ऑफ ईसीएस से पेमेंट आपने रिसीव किया होगा, तो 6% ऑफ योर टर्नओवर विल बी रिगार्डेड एज व्हाट? योर इनकम। फ्रेंड्स यहाँ पे गलती मत कर बैठे ना कि 12 lakhs रुपीज आपका टैक्स पेमेंट नहीं है, कि 12 lakhs रुपीज आपका इनकम है जिसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स। डन। चलो लाइफ में आगे बढ़ते हुए, नो फर्दर डिडक्शन विल बी अलाउड। फ्रेंड्स देखो, सपोज एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया 1 crore 50 lakhs हमारा क्या बन गया? टर्नओवर। तो 1 crore 50 lakhs के टर्नओवर के ऊपर आपकी प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD कितना? फ्रेंड्स हमारा प्रिजम्पटिव इनकम बन जाएगा एज पर सेक्शन 44AD इट वुड बी, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज 12 lakhs ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स 12 lakhs बन गए हमारा क्या? प्रिजम्पटिव इनकम। इसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। बट डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का मैंने इंश्योरेंस पे किया, मैंने प्लांट एंड मशीनरी का लेटर से रिपेयर्स करवाया, वो सारे डिडक्शन। लोग कहता है ना ना ना, कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, नो फर्दर डिडक्शन विल बी अलाउड। ये स्ट्रेट अवे 1 crore 50 lakhs का 8% कर दिया, आपकी क्या मानी जाएगी? इनकम। उसमें सारे डिडक्शन डीम टू हैव बीन अलाउड, उसमें सारे डिडक्शंस आपके ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए। फ्रेंड्स देखो, all deductions allowable under section 30 to 38 shall be deemed to have been allowed in full and no further deduction will be allowed in this regard। का मतलब अभी कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल नहीं होगा। इसमें सारे डिडक्शन आपके डेप्रिसिएशन ले लो, सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन ले लो, साइंटिफिक रिसर्च ले लो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर ले लो, जो सारे के सारे डिडक्शन हमने डिस्कस किया आगे सेक्शन 30 to 38 ऑल आर व्हाट? डीम्ड टू बी अलाउड। फ्रेंड्स एक सिंगल रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। What about WDV? फ्रेंड्स मैंने डेप्री क्लेम किया ना, डेप्री तो नहीं क्लेम किया, तो WDV। चलो एग्जांपल के तौर पे लेट अस से मेरा ओपनिंग WDV था 1 lakh ऑफ रुपी। चलो ओपनिंग WDV था ही नहीं, समझो ना ऐसा, मैंने इस साल नई असेट परचेस की, प्लीज बरोबर समझ लेना, मैंने नई असेट परचेस की लेट अस से 10 lakhs ऑफ रुपीज में। ओके, माइनस मेरी सेल वैल्यू हो गई 0, माई WDV फॉर प्रीवियस ईयर इज व्हाट? 10 lakhs ऑफ रुपीज। उसके ऊपर का डेप्री एग्जांपल के तौर पे 15% के हिसाब से कितना होगा फ्रेंड्स? 1,50,000। बैलेंस विल बी माय व्हाट? क्लोजिंग WDV व्हिच इज व्हाट फ्रेंड्स? 8,50,000। बोलो क्लियर? तो ये डेप्री मुझे डिडक्शन मिलेगा ना, बिकॉज सेक्शन 30 to 38 के डिडक्शंस विल बी व्हाट? डीम्ड टू बी अलाउड। वो तो मान लिया कि आपका डिडक्शन इसमें मिल गई, आपका 8 lakhs रुपीज की इनकम हमने कंप्यूट किया है। तो फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन ऐसा है, आपकी WDV कितनी? 850 की, के बाद में 10 lakhs ऑफ रुपीज। लॉ कहता है WDV ऑफ एनी एसेट ऑफ सच बिजनेस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कैलकुलेटेड। WDV कैलकुलेशन नॉर्मली करने का as if assessee had claimed and had been actually allowed deduction in respect of depreciation for each of the relevant assessment। your WDV तो नॉर्मली कैलकुलेट करने की, मतलब हमारी WDV कितनी होगी जो कैरी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट ईयर? इट वुड बी 8,50,000। क्यों सर ऐसा? डेप्री तो क्लेम नहीं किया है, तो हमको फुल WDV 10 lakhs की मिलनी चाहिए। अभी समझो, नेक्स्ट ईयर सपोज आपका टर्नओवर 2 करोड़ को क्रॉस कर गया, तो 44AD ऑप्ट करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज
आपका ये 44AD का बेनिफिट जो फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है वो तो टर्नओवर अप टू 2 करोड़ होगा तो अवेलेबल है। टर्नओवर जैसे 2 करोड़ को क्रॉस करेगा तो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स एक्चुअली जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर सपोज मेरा टर्नओवर 2 करोड़ को क्रॉस कर दिया तो ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मेरी डब्ल्यूडीवी कौन सी जिसके ऊपर मैं डेप्री क्लेम करूंगा, जो वो 10 लाख हुई एग्जांपल के तौर पे, तो मैं यहां पे डेप्री लेस नहीं किया तो ज्यादा बेनिफिट मुझे नेक्स्ट में अवेलेबल हो जाएगा। आप समझ रहे हो, मेरी डब्ल्यूडीवी एग्जांपल के तौर पे यहां पे 10 लाख की 10 लाख रखता हूं एंड जो मेरा डेप्री 150 का सपोज मैं लेस नहीं करता हूं तो नेक्स्ट ईयर मेरी डब्ल्यूडीवी क्या हो जाएगी 10 लाख ऑफ रुपीस। मैं नेक्स्ट ईयर ज्यादा डेप्री क्लेम कर दूंगा। उन्होंने बोला ना 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 बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट ईयर ज्यादा, नॉर्मल डेप्री मिलता है वो क्लेम करो। तो 850 के ऊपर नेक्स्ट मुझे नॉर्मल डेप्री अवेलेबल हो उस इंटेंशन से मुझे डब्ल्यूडीवी तो एवरी ईयर कैलकुलेट करके मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। बोलो डन। फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखने का, नो फर्दर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर सेक्शन 30 विल बी अलाउड। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स डब्ल्यूडीवी आपकी रिड्यूस होती जाएगी फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आएगा रिलीफ फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। दो चीज से आपको रिलीफ मिलेगी। नंबर 1 आपको फ्रेंड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सेक्शन को बाद में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, बट ऑडिट की भी सेक्शन बाद में इसके बाद ही डिस्कस करेंगे, मतलब 3 प्रिजम्प्टिव इनकम खत्म हो जाए बाद में डिस्कस करेंगे। बट जो 44AD आपने अप्लाई किया है तो 2 चीज में से आपको मुक्ति, 2 चीज में से आपको शांति। क्या मुक्ति क्या शांति? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाना है, नहीं मेंटेन करने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चेक करो, रिलीफ फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। The intention of widening the scope of this scheme is to reduce compliance and administrative burden on small businessmen. Intention क्या है फ्रेंड्स कि वो अकाउंट्स मेंटेन ना करे, ऑडिट ना करे, शांति रहे उसको मगज में, वो बिजनेस के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस कर पाए। And relieve them from requirement of maintenance of books of accounts. So such assesses opting for presumptive scheme are not required to maintain books of accounts under 44AA and get them audited under 44AB. 44AA ना फिर वो books of accounts maintain करने की requirement है, 44AB इज अगेन ऑडिट। बोलो डन है, एकदम चकाचक। ओके, तो फ्रेंड्स जो ये स्कीम आप ऑप्ट करते हो, आपकी एलिजिबिलिटी ये स्कीम आप ऑप्ट करते हो, तो फ्रेंड्स इन दिस सिनेरियो 2 चीज आपको नहीं करनी है। 2 चीज में से मुक्ति एंड शांति। फर्स्ट इज व्हाट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकंड इज व्हाट, रिक्वायर्ड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास थोड़ा ध्यान में रखने जैसा, हायर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर नॉन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स फॉर असेसी ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन अंडर 44AD। अभी थोड़ा समझो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा एक रेफरेंस देता हूं फ्रेंड्स 44AB का जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, जनरल सेंस में किन लोगों को ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है। देखो फ्रेंड्स लास्ट में हम डिस्कस करने ही वाले हैं, एक जनरल फ्रेमवर्क आपको बता दूं। 44AB ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्संस कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको टैक्स ऑडिट बोलते हैं फ्रेंड्स। 44AB इज टैक्स ऑडिट। हमारे अर्निंग का मेजर सोर्स ऑफ इनकम, मतलब बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में इन टोटल सी फैटर्निटी की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मेजर सोर्स ऑफ इनकम इस सेक्शन से आता है। कौन सी? 44AB टैक्स ऑडिट, जो असेसी का टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस करता है। इफ टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स इन अ बिजनेस एक्सीड्स व्हाट 100 lakhs, मतलब इट एक्सीड्स व्हाट 1 करोड़। फ्रेंड्स मैं तो सर्विस प्रोवाइडर, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा फ्रेंड डॉक्टर, मेरा फ्रेंड इंजीनियर, मेरा फ्रेंड एग्जांपल के तौर पे कोई प्रोफेशनल बिजनेस नहीं कर रहा है, प्रोफेशनल है, तो ग्रॉस रिसीट्स ऑफ इन प्रोफेशन एक्सीड्स व्हाट 50 lakhs इन अ प्रीवियस ईयर। जनरल सेल्स में भी इतना ध्यान में रखो कि मेरा टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस करता है, 50 लाख को मेरा ग्रॉस रिसीट्स में प्रोफेशनल हूं तो क्रॉस करता है। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस सिचुएशन मुझे क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट। कौन कर सकता है पूरे यूनिवर्स में? मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एमपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे यूनिवर्स गैलेक्सी की बात कर रहा हूं। 44AB का ऑडिट खाली एंड खाली चार्टर्ड अकाउंट, कोई अथॉरिटी पूरे यूनिवर्स में नहीं है जो ऑडिट कर सके। सब प्राइम मिनिस्टर मोदी ना, ही कैन नॉट साइन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। खाली एंड खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट, खाली एंड खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये अथॉरिटी है टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड एंड साइन द ऑडिट रिपोर्ट। ओके, तो फ्रेंड्स अभी देखो यहाँ पे 44AB, यहाँ पे 44AD को कैसे मिक्स कर रहा है ध्यान से। सेक्शन 44AB मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, ये मैंने पढ़ा, देखो ध्यान से, to get his accounts audited of any previous year, audited if his total sales turnover gross receipts exceeds what 1 crore rupees। तो नॉर्मली में आगे पढ़ के आए कि जो मैं बिजनेस हूं तो मेरा टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस करेगा तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट। नेक्स्ट स्टेप करो। However, if eligible person opts for presumptive taxation
अंडर 44AD he shall not be required to get his accounts audited if total turnover gross receipts of the relevant previous year does not exceed 2 करोड़। बोलो गजब फायदा हो गया ना फ्रेंड्स। जनरली तो क्या होता, आप समझो, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस करता, जनरली तो क्या होता, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस करता, मुझे क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट। पर जैसे हमने आगे डिस्कस किया, दो चीज में से आपको मुक्ति, दो चीज में से आपको शांति, क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। ऑडिट तो करवाना ही पड़ता जो टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस करता, बट यहाँ पे मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज है, मेरी इनकम मैंने प्रिजम्पटिव 8% मान ली, 12 lakhs of rupees, बट still I am not required to get my books of accounts audited, even I am not required to maintain books of accounts also, friends। बोलो क्लियर, डन। हाँ, एक एडवांस टैक्स में भरने से भी थोड़ी शांति होगी। वैसे एडवांस टैक्स के प्रोविजन अभी आपने पढ़े नहीं होंगे, बट हमारे वहां पे ऐसे प्रोविजंस है कि सपोज प्रीवियस ईयर 1920 होगा ना, तो रिटर्न फाइलिंग मुझे करना है, वो मैंने आपको बता दिया था फ्रेंड्स, बहुत बार बताया हुआ है, आगे भी रिटर्न फाइल करना है 31 जुलाई 2020, 30 सितंबर 2020 एंड 30 नवंबर 2020, ये रिटर्न फाइलिंग की डेट्स है फ्रेंड्स। एडवांस टैक्स कब पे करना है, ओके, मतलब सॉरी, पहले टैक्स का पेमेंट कब करना है, तो लॉ कहता है टैक्स का पेमेंट आपको 1920 में ही कर देना है? मुझे तो मेरी इनकम भी नहीं पता होगी 1920 में। चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी, आप समझ रहे हो, मुझे तो मेरी इनकम भी नहीं पता। आप समझो जुलाई 2020 में मैं मार्च 21 तक क्या अर्न करने वाला हूं, मुझे थोड़ी पता होगा। 1920 की स्पेसिफिक बात करें तो अप्रैल 19 में, अप्रैल 19 में, जून 19 में, जुलाई 19 में, अगस्त 19 में, सितंबर 19 में, मैं मार्च 20 तक क्या कमाऊंगा मुझे थोड़ी पता होगा। तो कहता है एस्टिमेट करो। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, अभी इसके ऊपर डाउट अभी मत क्रिएट करना, थोड़ी शांति रखना। मैं क्या कह रहा हूं आप समझने का ट्राई करो। ऑब्वियसली आपके मन में डाउट होने चाहिए, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं, एप्रिशिएट करता हूं। डाउट ना होता हो तो समझने का मगज में बरोबर प्रोसेस नहीं हो रही है, डाउट बहुत हो रहे हो तो समझने का चकाचक क्लैरिटी आ रही है फ्रेंड्स। डन। एंड हर डाउट को सॉल्व करने का मेरे साथ। चलो मैं क्या कह रहा था, पॉइंट के ऊपर आते हैं। एडवांस टैक्स अलग से डिस्कशन, अभी ऐसा मत सोचो कि क्या हो गया हमारे साथ, बट मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि हमारा इनकम टैक्स लॉ कहता है आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। अलग इंस्टॉलमेंट्स है, अलग दिन है जिसमें आपको एडवांस में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। रफ आपको बताऊं तो हमारे वहां पे पहली जो फर्स्ट ड्यू डेट आती है इट इज फ्रेंड्स 15 जुलाई। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ना 15 जून फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, 15 जून को हमारा पहला इंस्टॉलमेंट आता है। 15 जून को आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स का आ जाएगा। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। 15 सितंबर को सेकंड इंस्टॉलमेंट आता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एवरी 3 मंथ्स आता है। तो 15 दिसंबर को थर्ड इंस्टॉलमेंट आता है एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट आता है 15 दिसंबर को, सॉरी 15 मार्च नेक्स्ट ईयर की, मतलब इट वुड बी 2020। आप समझ रहे हो ना, 15 मार्च 2020। ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट्स हमारे वहां पे आते हैं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास है। तो जो आप 44AD अप्लाई करते हो, मतलब आपने आपके टर्नओवर का 8% के 6% इनकम के तौर पे डिस्क्लोज कर दिया है। तो since threshold limit of presumptive taxation scheme has been enhanced to 2 crore, the eligible assessee now required to pay advance tax is by 15th March of financial year। का मतलब आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं फॉलो करने हैं, एक इंस्टॉलमेंट फॉलो करना है 15th मार्च, उसमें सब कुछ आ गया फ्रेंड्स। एक इंस्टॉलमेंट में आप अपना एडवांस एक्सपेरिमेंट कर दो विच इज व्हाट 15th मार्च। बोलो क्लियर, चकाचक, रेडी। चलो फ्रेंड्स, आपका टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है लाइफ के लिए। आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीज है। आप एसएससी के तौर पे इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म हो, एक्सेप्ट एलएलपी एंड फ्रेंड्स आपने 10AA का के डिडक्शन चैप्टर सी का नहीं क्लेम किया है तो आपके पास एक मस्त स्कीम है जिसमें आप टर्नओवर का 8% जो आपने रिसीट जो सेल्स करके रिसीव की है वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ईसीएस करके किया है तो 6% आपके टर्नओवर का आप डिस्क्लोज कर दो एज योर इनकम। ज्यादा दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो बट उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, बट 8% आपको दिखाना पड़ेगा आपकी इनकम। उसमें कोई फर्दर डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा कि डेप्री ने, साइंटिफिक रिसर्च ने, प्रिलिमिनरी ने, फलाना ने, ढिकना, कोई डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा, सब कुछ इसमें आ गया। नेक्स्ट आएगा आपकी डब्ल्यूडीबी ऑब्वियसली लेस होती जाएगी। एंड फ्रेंड्स लेटर से आपको 2 चीज में से मुक्ति, शांति, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट की रिक्वायरमेंट, एडवांस टैक्स का एक इंस्टॉलमेंट आपको आएगा 15th मार्च। डन। अभी चेक एक नेगेटिव लिस्ट है। व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव लिस्ट फ्रेंड्स? some persons are not eligible
फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। सर्टेन ऐसे लोग हैं बेचारे जो ऑप्ट नहीं कर पाएंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। एक बार चेक कर लेते हैं। The following persons are specifically excluded from applicability of presumptive provisions under 44AD। उनको मना कर दिया कि भाई तुम शांति रखो, तुम लायक नहीं हो, तुम एलिजिबल नहीं हो। उसमें से फर्स्ट आप चेक करो, एनी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन विच इज रिफर्ड टू इन सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1। 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की सेक्शन है। ओके, तो उसमें से रेफरेंस दिया कि वहां पे जो प्रोफेशनल्स को स्पेसिफाई किया गया है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। कौन से लोग हैं अब यहाँ पे चेक कर सकते हो। लीगल, मतलब जो एडवोकेट प्रोफेशंस में है, जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो ये स्कीम 8% वाली ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट होगा मेडिकल, डॉक्टर ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। इंजीनियर्स, आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल्स और प्रोफेशनल्स फॉर अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन एंड अदर प्रोफेशन एज इज नोटिफाइड बाय द बोर्ड। कौन कौन से उसमें नोटिफाइड है? इज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, अब क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो अथॉरिटी के सामने। बाद में फिल्म आर्टिस्ट शाहरुख सलमान, सैफ अली खान, दीपिका। कंपनी सेक्रेटरी नॉट एलिजिबल। प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हैव बीन नोटिफाइड बाय बोर्ड फॉर दिस पर्पस। मतलब सिंपल वर्ड्स में ना समझो, ये बेचारे नेगेटिव लिस्ट में है 44AD के। ये लोग 8% अपना इनकम डिस्क्लोज कर दे, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करने देगी, तो ये इस सिनेरियो में ये लोग ऑप्ट नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलर स्कीम। ओके, नेक्स्ट होगा अ पर्सन अर्निंग इनकम इन नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, मतलब जो कमीशन एजेंट होते हैं जो लेटर से ब्रोकरेज रिसीव करते हैं, तो वो लोग ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। लेटर से एंजल ब्रोकिंग है, इंडिया इन्फोलाइन है, जो भी स्टॉक ब्रोकर्स है वो ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे कि इनकम का दिखा दो, मतलब टर्नओवर का दिखा दो, 8% है, नहीं चलेगा। एंड पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस, ओके, तो किसी के पास की कोई कंपनी की कोई चीज की एजेंसी हो तो इज रनिंग नॉट ओन बिजनेस, रनिंग एजेंसी बिजनेसेस, तो इन सिनेरियो में वो ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। 44AD का बेनिफिट जो 8% उनको अवेलेबल होने वाला नहीं है। बोलो लाइफ में कोई तकलीफ फ्रेंड्स ना? चकाचक रेडी? चलो नेक्स्ट, ध्यान से। नेक्स्ट एक गजब पॉइंट फ्रेंड्स, बहुत जोरदार। चलो समझो फ्रेंड्स, अभी देखो क्या फ्रेंड्स, देखो सपोज मैंने प्रीवियस ईयर, प्लीज बरोबर समझना, 1920 के लिए 44AD अप्लाई किया है। मेरे टर्नओवर का 8% को मैंने इनकम मानी है। आपका ध्यान जबरदस्त रिक्वायर्ड। 1920 प्रीवियस ईयर के टर्नओवर का 8% मेरी इनकम मैंने मानी है एज पर सेक्शन 44AD। क्या कहता है? इस साल में 44AD किया, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला सब्सिक्वेंट 5 इयर्स के लिए तुम्हें यह स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी। मतलब इतने साल के लिए यह स्कीम तुम्हें ऑप्ट करनी पड़ेगी। ये मेरा फर्स्ट ईयर था जिसमें मैंने ये स्कीम ऑप्ट की थी 44AD। तो उन्होंने बोला ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर है? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला सब्सिक्वेंट 5 इयर्स के लिए स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी, 2021, 21, 22 से लेकर 24, 25। चलो मैंने इस साल में 44AD अप्लाई किया, वेरी गुड। इस साल में 44AD अप्लाई किया, वेरी गुड। बट इस साल में मैंने 44AD अप्लाई नहीं किया। मीनिंग देयर बाय फ्रेंड्स, देखो समझो थोड़ा। हुआ है ऐसा कि जनरली मुझे 8% मुझे एज माई इनकम डिस्क्लोज कर देनी है, बट सपोज मैं नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ था, 1 करोड़ 50 लाख था। आई थिंक 8% के हिसाब से मेरी जो प्रिजम्पटिव इनकम आई वो फ्रेंड्स कितनी आई? इट वाज 12 लाख ऑफ रुपीज। बट फ्रेंड्स एक्चुअली देखा जाए मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो लॉस है। जरूरी थोड़ी है टर्नओवर गजब हो, मतलब 1.5 करोड़ मतलब प्रॉफिट ही होगा। खर्चे ज्यादा हो गए मेरे इस टाइम, तो एक्चुअल देखा जाए तो इट इज माई लॉस। कितने का लॉस था? अरे 2 लाख रुपीज का लॉस था। तो मैं थोड़ी कि 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स का पेमेंट कर दूंगा। लोगों ने बोला ऐसा है। मेरा एक्चुअल प्रॉफिट तुम देखो ना, चलो लॉस नहीं था एग्जांपल के तौर पे, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट देखो तो इट वाज जस्ट रुपीज 3 लाख। तो मैं क्यों 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स का पेमेंट करूं? तो उन्होंने बोला 8% तो भरना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्या 8%? एक्चुअल लॉस 2 लाख रुपए का है, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 3 लाख रुपए का है, कैसे टैक्स का पेमेंट 12 लाख रुपए के ऊपर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो उन्होंने बोला ओके 12 लाख रुपीज तुम्हारी इनकम है, प्रिजम्पटिव हाँ 8% इज माई इनकम। जो तुम इसको तुम्हारा एक्चुअल इनकम मानना चाहते हो, तुम लॉस क्लेम करना चाहते हो, तुम एक्चुअल प्रॉफिट को 3 लाख डिस्क्लोज करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स 2 रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, रिक्वायरमेंट नंबर 2 ऑडिट करवाओ। मैं रिपीट करना चाहूंगा, प्लीज 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 ध्यान देना।
दो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होगी। नंबर 1, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, नंबर 2 आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये दो रिक्वायरमेंट तुम फुलफिल कर दो तो कम इनकम दिखाएंगे तो चलेगा। वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा, तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख रुपीस का है, तुम्हारी इनकम 8% मान लो तो 12 लाख रुपीस आई। आगे हमने डिस्कस किया सर ज्यादा डिस्क्लोज करना चाहो तो कर सकते हो, हाँ करो, किसने मना किया आपको? डेफिनेटली 15 लाख रुपए 25 लाख रुपए डिस्क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो रिक्वायरमेंट। बट तुम कम डिस्क्लोज करना चाहते हो, 12 लाख की जगह 2 लाख डिस्क्लोज करना चाहते हो, 2 लाख का लॉस डिस्क्लोज करना चाहते हो, 12 लाख की जगह 3 लाख का प्रॉफिट डिस्क्लोज करना चाहते हो, दो रिक्वायरमेंट आपके ऊपर आएगी। जैसे हमने आगे डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि जो तुम 44AD अप्लाई करते हो तो दो रिक्वायरमेंट्स में से मुक्ति, दो रिक्वायरमेंट्स में शांति, कौन सी? ना मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ना रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट, ना मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ना रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट, दो रिक्वायरमेंट्स से तुमको शांति। बट जो तुम 44AD अप्लाई नहीं करते हो, तुम्हारी एलिजिबिलिटी है, तुम्हारा टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तुम इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म HUF हो, तो भी तुम 2 करोड़ का टर्नओवर लेस रखते भी, मतलब एक्चुअल आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो भी आप लेटर से 8% ऑफ योर टर्नओवर के 6% ऑफ योर टर्नओवर ऐसा इनकम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, ऑडिट करवाओ। का मतलब डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर फ्रेंड्स ये मैं एक्चुअल लॉस क्लेम कर सकता हूं 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का मैं एक्चुअल प्रॉफिट डिस्क्लोज कर सकता हूं, बट आई नीड टू फॉलो 2 requirements. Number 1, it is friends maintenance of books of accounts, and second what? Requirement of audit. पता चला? डन, एकदम चकाचक। चलो अभी यहां पे आते हैं फ्रेंड्स। 44AD मैंने प्रीवियस 1920 में अप्लाई किया था। सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए मुझे वापस एक बार क्या, सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए, सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स के लिए मुझे कंपलसरी क्या ऑप्ट करना पड़ेगा? 44AD, जो मैंने आपको बताया 2021 से लेके 24-25 तक मुझे कंपलसरी क्या ऑप्ट करना पड़ेगा? 44AD ओनली। कोई ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, हाँ प्रोवाइडेड आप एलिजिबल होने चाहिए। ऑब्वियसली मेरा टर्नओवर इस साल में 5 करोड़ रुपए हो गया तो मेरी 44AD की एलिजिबिलिटी ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको फ्रेंड्स मैं डिस्क्लोज करने वाला नहीं हूं। बट 44AD आपने 1920 में अप्लाई किया है एंड सब्सिक्वेंट 5 इयर्स के लिए जो आप उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे 8% ऑफ टर्नओवर, जैसे हमारे केस में हमने 22-23 के लिए उसको 8% डिस्क्लोज नहीं किया, तो लॉ ने बोला आगे के 5 साल के लिए है ना तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, तुम 44AD अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं रिपीट करना चाहूंगा, 1920 के 5 साल 1 2 3 4 5 AD ही करना पड़े, ऑप्शन नहीं है। बट 22-23 में सपोज मैं ये पर्टिकुलर स्कीम ऑप्ट नहीं करता, इवन आई वाज एलिजिबल, ये स्कीम में ऑप्ट नहीं करता हूं, मैं मेंटेन करता हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑडिट करवा देता हूं, मेरा लॉस है वो मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं, मेरा लॉस है वो मैं सेट ऑफ करना चाहता हूं, तो उन्होंने बोला इस साल में अप्लाई नहीं किया, ऐसा ना? मतलब हाँ वैसा, तो इसके सब्सिक्वेंट 5 साल मतलब इट वुड बी 23-24, 24-25, बाद में इट वुड बी 25-26, 26-27, 27-28, ये 5 साल के लिए मैं ये 44AD अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अब समझे 5-5 वाला प्रोविजन समझे मैं सब बरोबर। 1920 में मैंने AD अप्लाई किया, मतलब 24-25 तक मुझे AD ही अप्लाई करना है। बट सपोज 22-23 में नहीं AD अप्लाई करता हूं तो उसके सब्सिक्वेंट 5 साल के लिए रिस्ट्रिक्शन, लॉक इन पीरियड आपके ऊपर 44AD का बैन आ जाएगा। समझे आप एग्जैक्टली जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं? चलो एक बार ध्यान से पढ़ो, क्या कहना चाहता है ये पॉइंट हमारा बेचारा, ध्यान से। वेयर एलिजिबल असेसी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। प्रीवियस ईयर 1920 के लिए हमने ये इनकम डिस्क्लोज की 8% ऑफ योर टर्नओवर टू बी योर इनकम, एंड he declares profit for any 5 consecutive assessment year relevant to previous year succeeding such previous year, not in accordance with provision of subsection 1. इसके subsequent 5 साल, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, ये subsequent 5 साल के लिए जो तुम 44AD अप्लाई नहीं करते हो तो consequences क्या? He shall not be eligible to claim the benefit of provision of this section for 5 assessment year. 5 साल तक मेरे ऊपर restriction आ जाएगा, बट कौन से 5 साल? Subsequent to assessment relevant to previous year in which profit has not been declared in accordance with provision of this subsection. Suppose मैंने 4th ईयर में ये स्कीम ऑप्ट नहीं की तो ये मेरा 1st ईयर, इसके बाद 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये 5 साल के लिए मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन, लॉक इन पीरियड, बैन आ जाएगा, मैं 44AD अप्लाई कर सकता नहीं हूं। आई थिंक एग्जैक्टली आप समझे जो मैं करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स। और एक एग्जांपल है जो क्रिस्टल क्लियर कर देगा आपकी क्लैरिटी। फ्रेंड्स ये एग्जांपल है, मतलब इसमें आंसर है। ओके,
लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, बहुत इंपॉर्टेंट रेसिडेंट इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल ये स्कीम ऑप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर ए बीइंग एलिजिबल असेसी हुज ग्रॉस रिसीट्स डू नॉट एक्सीड 2 करोड़, तो 2 करोड़ से उसकी इनकम कम है, टर्नओवर कम है रादर, इफ in any of the assessment year between 2021 to 22-23, आप चेक कर सकते हो ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ 80 lakhs, वो टच हो गई थी 1 करोड़ 90, एग्जैक्ट 2 करोड़ रुपीस हो गई, बोलो ओके, बट अप टू 2 करोड़ चलेगा, 2 करोड़ 1 रुपये हो जाता ना, बेचारा इनएलिजिबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इनकम ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन, कितनी इनकम उन्होंने ऑफर की है, विच इज 14,40,000, 15,20,000 एंड 10 lakhs ऑफ रुपीज। फ्रेंड्स देखो कितना परसेंटेज उसने डिस्क्लोज किया ग्रॉस रिसीट का, इट इज 8%, 8%, 5%। चलो एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, 1 करोड़ 80 लाख रुपीज का हमारा 8%, हाँ 14,40,000, 1 करोड़ 90 lakhs का 8%, 15,20,000, 2 करोड़ में तो फॉलो नहीं किया, खाली 5% डिस्क्लोज कर दिया, ओके। वेदर इनकम is offered as per presumptive under section 44AD, हाँ ना, चलो मुझे बताओ। असेसमेंट है 2021, मतलब आप चेक करो AY 2021 में आपने 44AD को अप्लाई किया, टर्नओवर आपका 2 करोड़ से कम था, ओके। तो फ्रेंड्स इसके सब्सिक्वेंट 5 साल यहाँ पे असेसमेंट कंसीडर किया है, तो मैं असेसमेंट ले लेता हूं 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, ये 5 साल के लिए मुझे कंपल्सरी का ऑप्ट करना पड़ेगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD। बट सपोज मैंने 22, 23, ये रहा 22, 23 में नहीं ऑप्ट किया प्रिजम्पटिव, आप चेक कर सकते हो, आई एम डिस्क्लोजिंग माय इनकम जस्ट टू बी 5% ऑफ योर माय टर्नओवर, तो इसके सब्सिक्वेंटली 5 साल, मतलब फर्स्ट ये रहा 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, इतने ये 5 साल के लिए मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन, मैं ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाऊंगा 44AD, 8% ऑफ माय टर्नओवर कैन नॉट बी माय इनकम। चार्टर्ड अकाउंटेंट पता चला, चेक करो। In the above case, Mr. A, an eligible assessee, opts for presumptive taxation under 44AD for AY 2021, 21-22, मतलब समझो 2021, 21-22 के लिए 8% वो इनकम डिस्क्लोज कर देता है, वेरी गुड, एंड ऑफर्स इनकम ऑफ रुपीज 14,40,000, 15,20,000 ऑन ग्रॉस रिसीट्स ऑफ 1 करोड़ 80 lakhs, 1 करोड़ 90 lakhs रिस्पेक्ट के साथ, मतलब ये 8% डिस्क्लोज कर दिया, ये भी 8% डिस्क्लोज कर दिया, सब कुछ लाइफ में बरोबर चल रहा था, ये पता चल रहा है एग्जैक्टली। Now, however, assessment 20-23 जब आता है, assessment 20-23 जब आता है, he offers income of only 10 lakhs on turnover of rupees 2 crore, which amounts to 5% of gross receipts. कम दिखा दिया मैंने, ओके, 44AD अप्लाई नहीं किया मैंने, ओके। तो कम दिखाया तो रिक्वायरमेंट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गेटिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। एक तो नंबर 1 आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, नंबर 2 उसका ऑडिट करवाओ, ये रिक्वायरमेंट जो आपको फुलफिल करनी होगी वो रिक्वायरमेंट है, ओके। नाउ सिंस ही हैज नॉट ऑफर्ड इनकम इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AD1 फॉर 5 कॉन्सिक्यूटिव असेसमेंट ईयर आफ्टर 2021, मतलब यहां से 5 साल जो आपने ऑप्ट नहीं किया है हमारे 44AD को, तो क्या होगा, he will not be eligible to claim benefit of 44AD for next 5 assessment year succeeding 22-23, मतलब आप चेक करो 23-24 से लेके 27-28 ईयर्स में, पता चल रहा है ना फ्रेंड्स आपको, 23-24 से लेके 27-28 ये 5 साल के लिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, उसके ऊपर लॉक इन पीरियड, उसके ऊपर बैन आ जाएगा, 44AD को अप्लाई कर सकता नहीं है। बोलो क्लियर? आई थिंक एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड परफेक्टली आप समझ रहे हो जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, वो डन। एंड एक छोटा सा एग्जांपल वो हम कंसीडर कर ही लेते हैं, चलो ये छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर ही लेते हैं, बाद में आगे बढ़ लेते हैं। एलिजिबल असेसी टू हुम प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 आर एप्लीकेबल and whose total income exceeds basic exemption limit has to maintain books of accounts under 44AA and get them audited and furnish report under section 44AB. This is provided in 44AD subsection 5. I think इसको मैं तब डिस्कस करूंगा तो बेटर रहेगा जब हम डिस्कस करेंगे 44AA, हम डिस्कस करेंगे 44AB। 44AB डिस्कस करूंगा उसमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा फ्रेंड्स। अभी इसको ऐसा हो तो पेंडिंग कर दो, पी कर दो, पी मतलब पार्किंग नहीं, पेंडिंग का पी है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल फ्रेंड्स, बहुत अच्छा, थोड़ा अच्छा, इतना भी अच्छा नहीं आपकी जितना, बट ये छोटा सा एग्जांपल आप अभी खुद से सॉल्व करो, बाद में ही आगे का सेशन आप कंसीडर करोगे फ्रेंड्स। डन? चलो फ्रेंड्स हो गया सॉल्व, मैं ट्राई कर रहा हूं भी ध्यान से। मिस्टर प्रवीण एंगेज्ड
in retail trade reports a turnover of 1,98,50,000. तो टर्नओवर की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. इट इज अप टू 2 करोड़. फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 तो हमारा प्रीवियस ईयर आपको बताइए इट इज फ्रेंड्स 1920. हिज इनकम फ्रॉम दिस सेड बिजनेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज 13,20,000. तो फ्रेंड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से हमारी इनकम कितनी है जो हमारे पास अवेलेबल है. इट इज फ्रेंड्स 13,20,000 which is computed as per provisions of chapter 4D which is profit and gains from business and profession. तो फ्रेंड्स पीजीबीपी के हिसाब से जो हमारी इनकम का कैलकुलेशन हुआ है एड पीजीबीपी के हिसाब से इट इज व्हाट 13,20,000. क्लियर. चकाचक. आगे देखो. ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिटेल ट्रेड इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर मिस्टर प्रवीण. रिटेल ट्रेड इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम. असेसमेंट ईयर 1920 मतलब कौन सा हुआ ये प्रीवियस ईयर 1819. प्रीवियस ईयर 1819 मतलब लास्ट ईयर हुआ. हमारा ईयर तो कौन सा है फ्रेंड्स 1920. सो एक्चुअली देखने के लिए जाओ तो प्रीवियस ईयर 1819 प्रीवियस ईयर हुआ मतलब इट इज प्रीसीडिंग ईयर टू प्रीवियस ईयर 1920 which was first year for he declared his business income in accordance with provision of presumptive taxation under section 44AD. तो 44AD उसका 44AD का फर्स्ट ईयर उसका कौन सा था प्रीवियस ईयर 1819. ओके फ्रेंड्स. प्रीवियस ईयर 1819 उसका फर्स्ट ईयर था जिसमें उसने इनकम एज पर 44AD डिस्क्लोज कर दी थी. चलो क्या करना है हमको. क्वेश्चन नंबर 1 इज मिस्टर प्रवीण also eligible to opt for presumptive taxation of his income chargeable to tax for assessment year 2021 meaning thereby previous year 1920. तो previous year 1920 के लिए क्या हमारा मिस्टर प्रवीण एलिजिबल होगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम. एब्सोल्युटली यस बिकॉज अब चेक करो उसका टर्नओवर कितना है अप टू 2 करोड़. तो ही विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम. कंपोजिशन स्कीम क्या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD. तो यहाँ पे क्या लिख दो एब्सोल्युटली यस वो ये स्कीम ऑप्ट कर पाएगा 44AD का बेनिफिट वो क्लेम कर पाएगा. आंसर इज सिंपली यस. इफ सो मतलब आंसर यस ही आता होगा फ्रेंड्स. Determine his income from retail trade as per applicable presumptive provisions, assuming that whole of the turnover represents cash receipts. तो फ्रेंड सारी रिसीट्स कैश में आई है अकॉर्डिंग हमको 44AD के हिसाब से इनकम का कैलकुलेशन करना होगा फ्रेंड्स. तो 44AD के हिसाब से तो कितना सिंपल हो जाएगा. आप चेक करो 1,98,50,000 का 8% तो इनकम विल बी व्हाट 15,88,000 उसकी इनकम हो जाएगी विच इज चार्जेबल टू टैक्स. एंड एक्चुअली उसकी इनकम देखो तो 13,20,000 है जो नहीं चलेगी फ्रेंड्स. मतलब जो ज्यादा 8% है 15,88 वो उसको दिखाना पड़ेगा मतलब एज इज टोटल इनकम. ओके मतलब इनकम 100 पीजीबीपी और कोई इनकम है नहीं तो मतलब ये उसकी क्या मानी जाएगी फाइनल इनकम. चलो क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट क्वेश्चन क्या स्कीम ऑप्ट कर पाएगा एब्सोल्युटली यस. क्वेश्चन नंबर 2 तो ये अमाउंट उसकी 8% के हिसाब से कितनी होगी इट इज 15,88,000. चलो इन केस मिस्टर प्रवीण डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वो ऑप्ट नहीं कर रहा है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड व्हाट आर हिज ऑब्लिगेशंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो क्या क्या होगा. 2 चीज में इस आंसर को मैं डिवाइड करूंगा नंबर ए नंबर बी. देखो फ्रेंड्स इनकम आपको 1588 दिखाना कंपलसरी है. आगे भी मैंने बताया जो 1588 नहीं दिखाते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा. मैं रिपीट करना चाहूंगा वापस एक बार जो आपने 1588 एज योर इनकम डिस्क्लोज नहीं किया है एंड उसकी जगह सपोज 1320 डिस्क्लोज एग्जांपल के तौर पे डिस्क्लोज कर रहे हो तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. कॉन्सिक्वेंस नंबर 1 ऐसा आएगा. तो आप ऐसा जनरली तो नहीं कर सकते बट तो भी करना चाह रहे हो तो यू नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गेट अकाउंट्स ऑडिटेड. तो ये 2 चीज आपको मेंटेन करनी होगी. ये दो चीज आपको फॉलो करनी है. एंड फ्रेंड्स सेकंड कॉन्सिक्वेंस ऐसा क्रिएट होगा कि यहां पे आपको बरोबर ध्यान से ये एकदम ध्यान से अभी देखो प्रीवियस ईयर 1819 में प्लीज प्रीवियस ईयर 1819 में आपका ये फर्स्ट ईयर था फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD. तो याद करो ये प्रोविजंस याद करो. ये तो एग्जांपल था. ये प्रोविजंस याद करो फ्रेंड्स. देखो जो साल में आपने ऑप्ट करना शुरू किया उसके सब्सिक्वेंट 5 साल के लिए मैंडेटरी बेसिस के ऊपर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा. मतलब कौन से प्रीवियस ईयर आएंगे प्रीवियस ईयर 1920 2021 21-22 22-23 23-24 ये फ्रेंड्स 5 साल के लिए आपको क्या ऑप्ट करना पड़ेगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. बट आपने सपोज प्रीवियस ईयर 1920 में ऑप्ट नहीं किया तो ये 5 साल मतलब 2021 21-22 22-23 23-24 एंड 24-25 उसके सब्सिक्वेंट 5 साल के लिए आपके प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ये फॉलो नहीं कर पाएंगे. 44AD आपके लिए बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा फ्रेंड्स. तो ये 2 कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करने पड़ेंगे. नंबर 1 यू नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गेट अकाउंट्स ऑडिटेड प्लस सेकंड कॉन्सिक्वेंस 1920
गारंटी के नेक्स्ट 5 साल के लिए आप स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे नहीं। लास्ट, What is due date of filing his return of income under both the options? Both the options का मतलब क्या? वो ऑप्ट करता है ये स्कीम तो ड्यू डेट क्या होगी, ऑप्ट नहीं करता ये स्कीम तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी। जो फ्रेंड्स ये स्कीम ऑप्ट कर देता है 44AD को वो ऑप्ट करता है तो उसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। आपको पता है 2 चीज में उसको रिलीफ मिलेगी, 2 चीज में से मुक्ति, 2 चीज में से शांति। बोलो, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गेटिंग योर अकाउंट्स ऑडिटेड। तो ये 2 चीज में से उसको शांति मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट कौन सी हो जाएगी? इट वुड बी 31 जुलाई। फ्रेंड रिटर्न ऑफ इनकम आपने देखा हो तो पता होगा, नहीं देखा हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फ्रेंड देखो ऑडिट की रिक्वायरमेंट जो आपको एप्लीकेबल होती है तो 30 सितंबर आपकी ड्यू डेट होगी। जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती होगी तो 31 जुलाई हमारी ड्यू डेट होगी फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। वापस एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, ऑडिट की रिक्वायरमेंट है तो 30 सितंबर, तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 31 जुलाई। डन। तो फ्रेंड्स जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट है 44AD के हिसाब से, तो सॉरी 44AD आप अप्लाई करते हो तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी तो ड्यू डेट कौन सी बनेगी? 31 जुलाई। एंड जो फ्रेंड्स 44AD आपने अप्लाई नहीं किया तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट आएगी। जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट आएगी तो डेट कौन सी होगी? 30 सितंबर। बोलो क्लियर? तो 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स ये 4th नंबर होना चाहिए। ऐसे को लग रहा है कि 3 के बाद 3 आता है। ओके चलो फर्स्ट, तो फ्रेंड्स ये स्कीम वो ऑप्ट कर पाएंगे? यस, बिकॉज टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है तो ये ऑप्ट कर रहे हैं। तो इनकम कितनी होगी? सब सारा कैश में रिसीव हुआ है तो इनकम होगी फ्रेंड्स हमारी टर्नओवर विच इज 1,98,50,000 का 8% 15,88,000। थर्ड आएगा जो ये स्कीम ऑप्ट नहीं करता है तो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंस नंबर 1 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, उसका ऑडिट करवाओ। कॉन्सिक्वेंस नंबर 2 आपने जो साल में ये स्कीम ऑप्ट नहीं की उसके सब्सिक्वेंट 5 साल के लिए आपके लिए स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। एंड लास्ट आएगा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जो ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है कब है? जब स्कीम ऑप्ट नहीं की है तो 30 सितंबर। तो ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, कब नहीं है? जब स्कीम ऑप्ट की है तो 31 जुलाई। बोलो डन, चकाचक। ओके, तो आज के सेशन के लिए हमने 2 सेक्शन डिस्कस की, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाज 43B कि आप उसका एक्चुअल पेमेंट करो, सर्टेन ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे जिसका एक्चुअल पेमेंट करो तो उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। अलग अलग एक्सपेंडिचर, अलग अलग हमने एक्सपेंडिचर को डिस्कस किया। 8 एक्सपेंडिचर आते हैं, याद करो फ्रेंड्स। फर्स्ट वाज गवर्नमेंट, हमने ऐसे याद रखा था फ्रेंड्स, आपको याद हो तो 3 इंटरेस्ट 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 कहां पे लिखा था? होगा कोई जगह पे, चलो हमको तो याद रखना है ना, कहां पे वो ढूंढ के क्या करेंगे हम? बोलो 3 इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। बाद में 2 एम्प्लॉयर्स को पेमेंट किया, वो फर्स्ट इज एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम, सेकंड वुड बी लीव सैलरी। एंड नेक्स्ट एक गवर्नमेंट को पेमेंट टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस, एंड एक हमने जो डिस्कस किया था चुक गाड़ी विच इज रेलवे को आपने जो भी पेमेंट किया वो आपके विद इन ईयर मतलब 1920 में ड्यू हुआ होगा तो उसका एक्चुअल बेसिस के ऊपर पेमेंट करो तब उसका डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। हाँ, रिटर्न फाइलिंग के पहले आपने पेमेंट किया, ड्यू डेट के पहले आपने पेमेंट कर दिया तो भी इसका डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। फ्रेंड्स वो हमको ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रिज्म टू टैक्सेशन डिस्कस किया व्हिच वाज 44AD। देन सब्सिक्वेंट सेशन में हम 2 सेक्शंस कवर करेंगे, 44 अड्डा मतलब ADA एंड 44AE व्हिच इज गुड्स कैरियज। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.